दोस्तों, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की राजनीति पर तो खूब सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब सवाल उनकी राजनीति से आगे निकलकर उनके क्रेडेंशियल्स तक पहुंच गए हैं। एक तरफ सीजेपी नेता अभिजीत दीपके की बॉस्टन यूनिवर्सिटी की डिग्री और वहां उनके एक्चुअल एकेडमिक टाइमलाइन को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सीजीपी के ही सौरव दास को लेकर प्रॉपर्टी, टेनेंसी, इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स और उनके पब्लिक रिकॉर्ड्स में दिखाई देने वाली कुछ डिस्क्रिपेंसीज पर सवाल है। अब ये सवाल ज़रूरी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लोग खुद को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लैग बेरर होने का दावा करते हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई जवाब या क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। या तो शायद सब सच है, और अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लैरिटी देने में परेशानी क्यों होनी चाहिए। यही वजह है कि आज हम किसी एक आइसोलेटेड कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहे हैं। हम सीजेपी के दो नेताओं के क्रेडेंशियल्स को लेकर उठ रहे अलग अलग सवालों को एक साथ देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये सवाल उठे कहाँ से और इनके जवाब के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। सबसे पहले बात अभिजीत दीपके की। उनकी बॉस्टन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर सोशल मीडिया पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी का नाम अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया या नहीं। सवाल उनकी क्लेम्ड डिग्री की ऑथेंटिसिटी और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ उनके एक्चुअल एकेडमिक टाइमलाइन को लेकर है। यानी बेसिक सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या अभिजीत दीपके ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से वही डिग्री हासिल की है जिसका दावा किया जाता है? अगर हाँ, तो उसका एग्जैक्ट प्रोग्राम क्या था, उनका एनरोलमेंट कब हुआ, उन्होंने कितने सेमेस्टर्स वहाँ पढ़ाई की और उनकी डिग्री कब पूरी हुई। क्योंकि किसी भी एकेडमिक क्रेडेंशियल को वेरीफाई करने के लिए यही बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं: प्रोग्राम, एनरोलमेंट डेट्स, ड्यूरेशन और कंप्लीशन। इसके साथ स्कॉलरशिप को लेकर भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक स्कॉलरशिप लेटर की चर्चा हुई है जिसमें $12,500 पर सेमेस्टर की स्कॉलरशिप का उल्लेख बताया जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलना संभव है या नहीं, बिल्कुल संभव हो सकता है। सवाल ये है कि इस स्कॉलरशिप का ऑफिशियल बेसिस क्या था, स्कॉलरशिप किस प्रोग्राम के तहत मिली और उनकी बाकी एजुकेशन कॉस्ट किस तरह फंड हुई। इसी के साथ एजुकेशन लोन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर एजुकेशन एक्सपेंसेस का एक हिस्सा लोन से कवर हुआ था तो उस लोन की बेसिक डिटेल्स क्या है, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया गया, कितना अमाउंट था, रीपेमेंट किस तरह हुआ या हो रहा है, और अगर एजुकेशन लोन नहीं लिया गया तो बाकी खर्च किस सोर्स से आया। इन सवालों का उद्देश्य किसी की फाइनेंशियल कंडीशन पर टीका टिप्पणी करना नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जब कोई व्यक्ति अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स को अपनी पब्लिक प्रोफाइल का हिस्सा बनाता है तो उसकी फंडिंग और एकेडमिक टाइमलाइन से जुड़े बेसिक क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट्री आंसर दिया जा सके। अब यहाँ कहानी में एक और सवाल आता है एकेडमिक टाइमलाइन का। जिस पीरियड में अभिजीत दीपके के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का दावा किया जाता है, उसी दौरान उनके इंडिया में पब्लिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट विजय गजेरा ने सवाल उठाया है कि अभिजीत दीपके ने एक इंटरव्यू में जिस स्कॉलरशिप लेटर को दिखाया था उसके मुताबिक उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी के फॉल 2024 सेमेस्टर के लिए स्कॉलरशिप मिली थी और सेमेस्टर की क्लासेस 3 सितंबर 2024 से शुरू होकर एग्जाम्स 20 दिसंबर 2024 तक चले। लेकिन इस दौरान उनके इंडिया में रहने और आप इलेक्शन कैंपेन से जुड़े होने के पब्लिक पोस्ट भी सामने आए हैं, जिसमें सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इंडिया में उनकी मौजूदगी का दावा किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ फॉल 2024 तक सीमित नहीं है। सामने आए कुछ पब्लिक गूगल रिव्यू रिकॉर्ड्स में अक्टूबर 2025 में गोवा के वारका इलाके से जुड़ी एक्टिविटी साफ दिखाई देती है और मार्च 2026 के एक अन्य पब्लिक रिव्यू रिकॉर्ड में अभिजीत दीपके के नाम से शॉम्बर्ग, इलिनॉइस की लोकेशन दिखाई देती है। अब इन रिकॉर्ड्स का मतलब अपने आप ये नहीं है कि अभिजीत दीपके ने कोई नियम तोड़ा या बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये उनकी क्लेम्ड एकेडमिक टाइमलाइन को लेकर एक लेजिटिमेट क्वेश्चन जरूर खड़ा करता है। आखिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक्चुअल एकेडमिक पीरियड क्या था? अगर वह उस समय बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड थे तो इन अलग अलग लोकेशंस पर उनकी प्रेजेंस किस एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत थी? क्या उनका प्रोग्राम रिमोट या फ्लेक्सिबल था? क्या उस समय उनका एकेडमिक पीरियड पूरा हो चुका था या वे सिर्फ टेम्पररी ट्रैवल पर थे?
अब ध्यान दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका में एजुकेशन और इंडिया में पब्लिक एक्टिविटी एक साथ संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव हो सकता है। कोई व्यक्ति ट्रैवल कर सकता है, रिमोट वर्क कर सकता है या अपनी एकेडमिक शेड्यूल के हिसाब से अलग अलग जगह मौजूद हो सकता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो डेट्स और एकेडमिक रिकॉर्ड्स के जरिए उसे साफ किया जा सकता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी से संबंधित पब्लिक मटेरियल को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर पब्लिश्ड मटेरियल की डेट, उसमें इस्तेमाल किए गए नाम और एकेडमिक डिस्क्रिप्शन को लेकर डिस्क्रिपेंसीज की ओर इशारा किया है। अगर इन डिस्क्रिपेंसीज का कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन है तो उसे सामने रखना और भी आसान होना चाहिए। इसीलिए अभिजीत दीपके के मामले में सवाल बिल्कुल सीधे हैं। सोशल मीडिया पर ये जो सवाल उठ रहे हैं इन पर कोई सफाई जरूर देनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे सीजेपी नेता सौरव दास पर। सौरव दास को लेकर उठ रहे सवालों का नेचर बिल्कुल अलग है। यहाँ सवाल कोई यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि ग्रेटर कैलाश के B48 प्रॉपर्टी से जुड़े एलिजेड ऑक्यूपेंसी और टेनेंसी अरेंजमेंट्स, इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स और अलग अलग पब्लिक रिकॉर्ड्स में दिखाई देने वाली कुछ डिटेल से जुड़ा है। B48 को लेकर सबसे बेसिक सवाल यही है, क्या सौरव दास उस प्रॉपर्टी के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे या रहते हैं? अगर हाँ तो वे वहाँ किस लीगल अरेंजमेंट के तहत रह रहे थे? क्या उनके नाम पर रेंट अग्रीमेंट था? अगर अग्रीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर था तो सौरव दास की ऑक्यूपेंसी का लीगल और फाइनेंशियल बेसिस क्या था? अब इसमें एक और सवाल जुड़ता है, रेंट का। सोशल मीडिया डिस्कशंस में रेंट अमाउंट को लेकर भी अलग अलग फिगर्स सामने आए हैं। कहीं 12 लाख एनुअल रेंट की बात कही जा रही है तो कहीं इससे कहीं ज़्यादा मंथली रेंट के क्लेम्स किए जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने के बजाय सबसे आसान रास्ता क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक्चुअल रेंट कितना था, किसके अकाउंट से पेमेंट हुई, किसके अकाउंट में गई, क्या रेसिप्ट्स मौजूद हैं, क्या बैंक ट्रेल मौजूद है? क्योंकि अगर रेंट और टेनेंसी का पूरा अरेंजमेंट लेजिटिमेट था तो उसका डॉक्यूमेंट्री ट्रेल तो होना ही चाहिए। या तो सौरव दास दे दें या फिर सौरभ भारद्वाज। एक और सवाल टेनेंट वेरिफिकेशन को लेकर उठाया गया। अगर B48 में सौरव दास रह रहे थे तो ग्रेटर कैलाश 1 पुलिस स्टेशन में टेनेंट वेरिफिकेशन किस नाम से हुआ था? अगर वेरिफिकेशन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर था तो सौरव दास वहां किस कैपेसिटी में रह रहे थे? यहां भी हमारा उद्देश्य ये कहना नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर अरेंजमेंट होना अपने आप में इलीगल है। कई तरह के लेजिटिमेट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। किसी फैमिली मेंबर, कलीग या दूसरे व्यक्ति के नाम पर अरेंजमेंट होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा अरेंजमेंट था तो उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। आखिर सवाल ऑक्यूपेंसी की ट्रांसपेरेंसी का है। B48 की ओरिजिनल सेल डीड से जुड़ा एक पब्लिक नोटिस भी सवालों के घेरे में लाया गया है। मई 2026 में ओरिजिनल सेल डीड के खो जाने को लेकर पब्लिक नोटिस जारी होने की बात सामने आई है। अब इस नोटिस की डॉक्यूमेंट्री ट्रेल क्या है? इसका प्रॉपर्टी ऑक्यूपेंसी से कोई संबंध है या नहीं, ये भी स्पष्ट किया जा सकता है। इसीलिए सौरव दास से सीधा सवाल है, क्या ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, टेनेंसी अग्रीमेंट, रेंट पेमेंट ट्रेल और पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़े रिकॉर्ड्स को सामने रखकर यह साफ किया जा सकता है कि B48 में उनकी ऑक्यूपेंसी किस लीगल और फाइनेंशियल अरेंजमेंट के तहत थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद सवाल सौरव दास के इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 2026 इलेक्टोरल रोल में सौरव दास का नाम पुडुचेरी में वोटर के रूप में दर्ज था। अगर ये रिकॉर्ड सही है तो सवाल है कि उनका ऑर्डिनरी रेजिडेंस वहां किस आधार पर स्टैब्लिश किया गया था? पहली बार एनरोलमेंट कब हुआ? क्या बाद में कोई करेक्शन हुई? और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के समय रेजिडेंस को स्टैब्लिश करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए गए? ये सवाल इसीलिए भी उठते हैं क्योंकि सौरव दास का प्रोफेशनल और पब्लिक एसोसिएशन दिल्ली से भी रहा है। लेकिन यहाँ भी एक बात साफ है, किसी व्यक्ति का दूसरे राज्य में वोटर होना अपने आप में गलत नहीं है। इसीलिए मुद्दा आरोप का नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन का है। आखिर पुडुचेरी में वोटर रजिस्ट्रेशन का फैक्चुअल और लीगल बेसिस क्या था? इसके बाद कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स को लेकर पेरेंटेज के संबंध में भी सवाल उठाए गए हैं। इलेक्टोरल रिकॉर्ड में फादर्स नेम के रूप में सुबीर दास का नाम होने की बात कही जा रही है, जबकि एक मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर में सौरव दास को सन ऑफ सीमा क्षेत्र के रूप में रेफर किए जाने का दावा किया गया है। अगर दो पब्लिक रिकॉर्ड्स में ऐसे डिफरेंस दिखाई देते हैं तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है?
सीमा छेत्री का सौरव दास से क्या रिलेशन है? क्या ये सिर्फ कोई क्लरिकल या ड्राफ्टिंग एरर है या इसके पीछे कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है? इन सवालों का जवाब बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट या दूसरे ऑफिशियल डॉक्स के आधार पर दिया जा सकता है। सिटीजनशिप को लेकर भी सोशल मीडिया पर डिस्कशन हुआ है। सौरव दास से जुड़े कुछ कथित स्टेटमेंट्स में नेपाली ओरिजिन या बैकग्राउंड का रेफरेंस होने की बात कही जा रही है। और अगर कभी नेपाल की सिटीजनशिप या वहाँ किसी लीगल स्टेटस को क्लेम या अप्लाई किया गया था तो उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? अब इन दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखिए। जब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के क्रेडेंशियल्स को लेकर इतने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पब्लिक डोमेन में आ रहे हों, तब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग बिल्कुल जायज़ है। और यही वो पॉइंट है जहां सीजेपी से जुड़े इन दोनों नेताओं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल तो ये हर दिन खड़े करते हैं, लेकिन अब जब इनके अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स पर बात आ रही है तो कितने दिन तक मौन रहेंगे? यही पब्लिक लाइफ की बेसिक अकाउंटेबिलिटी है जो इन्हें समझनी होगी। अब गेंद अभिजीत दीपके और सौरव दास के पाले में है। आरोपों का जवाब आरोपों से नहीं, डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट से दिया जाना चाहिए। और अगर नहीं देंगे तो फिर तो यही समझा जाएगा कि दूसरों पर आरोप लगाने वाले खुद बातों के शेर हैं, या फिर सही में कुछ गड़बड़ झाला है। फिर तो दिल्ली पुलिस ही मालिक है। बाकी आपको इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ देखने के लिए कृपया पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।